नमस्कार। दिया न्यूज के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। हाल ही में कांग्रेस ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों की सूची जारी की है मध्य प्रदेश में। 99 नाम हैं। इन 99 नामों में से 71 नाम निर्वाचित हैं और 28 नाम नामांकित हैं। जैसा कि कांग्रेस की परंपरा है, कांग्रेस में होता आया है, सूची घोषित होने के साथ ही बवाल मच गया, कलह मच गई। कहा जा रहा है कि सूची में परिवारवाद है, कमलनाथ और नकुलनाथ हैं, दिग्विजय सिंह हैं तो जयवर्धन सिंह भी हैं, उनके भतीजे प्रियव्रत सिंह भी हैं, भाई लक्ष्मण सिंह भी हैं। कहा जा रहा है कि कांतिलाल भूरिया भी हैं और उनके बेटे विक्रांत भूरिया भी हैं। और बहुत सारे ऐसे नाम भी उस सूची में नहीं है जिन्हें होना चाहिए था, जैसे कि डॉक्टर हीरालाल अलावा या सचिन यादव। सचिन यादव का नाम इसलिए नहीं है कि अरुण यादव कमलनाथ का विरोध करते रहते हैं। जब परिवार से 4 सदस्य लिए जा सकते हैं तो सचिन यादव ने क्या गुनाह किया था। और यह भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे आदिवासियों के नाम, बड़े नेता जो आदिवासी नेता हैं, चाहे वो उमंग सिंगार हों, सुनील उइके हों, अशोक मस्करले हों, बहुत सारे आदिवासी विधायकों को भी स्थान नहीं दिया गया है। तो इस पूरी सूची को लेकर कवायद मची हुई है, हलचल मची हुई है प्रदेश में। कांग्रेस के आम कार्यकर्ता को ये लग रहा है कि इन चुनाव के पहले इस तरह की गुटबंदी, इस तरह की खेमेबंदी क्या कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी। रायपुर में अधिवेशन होने जा रहा है और इस अधिवेशन में ये 99 लोग भाग लेंगे और वहाँ जैसा कि राहुल गांधी की इच्छा है कि जो CWC कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी होती है उसके चुनाव होना चाहिए, उसके जितने भी सदस्य हैं वो चुन कर आना चाहिए। और अगर चुनाव की नौबत आती है, चुनाव की स्थितियां बनती हैं, तो ये 99 लोग, जिसमें के मिश्रा हैं, शोभा ओझा हैं, शेख अलीम हैं, जितेंद्र पटवारी हैं, ये तमाम 99 लोग, CP शेखर हैं, ये तमाम 99 लोग वोट डालने की हैसियत में होंगे। तो ये कांग्रेस की सिस्टम है, कांग्रेस की कार्य समिति है। लेकिन फिलहाल हमारे साथ इस विषय में चर्चा करने के लिए कांग्रेस के युवा नेता और हाईकोर्ट एडवोकेट जयेश गुरनानी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार रमन रावल मौजूद हैं, जो बहुत लंबे समय से मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत बारीकी से देखते रहे। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को हमने यहाँ बुलाया नहीं, क्योंकि उनका कोई सीधा संबंध कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति और गतिविधि से नहीं है। तो आइए सबसे पहले बात करता हूँ मैं रमन रावल साहब आपसे कि आप बहुत लंबे समय से कांग्रेस की राजनीति को और भाजपा की राजनीति को खासकर मध्य प्रदेश में देखते आए हैं। कांग्रेस का कोई भी काम बिना विवाद के, बिना कलह के नहीं होता। इस तरह के 99 नाम आना और परिवार के बहुत सारे लोगों के नाम आना, क्या आप मानते हैं कि जो परिवारवाद गांधी नेहरू से शुरू हुआ था दिल्ली में, वो अब भोपाल, रावगढ़, गुना और खिलचीपुर तक पसरकर और छिंदवाड़ा तक आ गया है? क्या है प्रतीक बाबू, दरअसल जो मुद्दा है वो ये है कि कांग्रेस, जो कि इस देश की सबसे पुरानी और प्रमुख पार्टी रही है, जिसने 6 दशक से ज़्यादा समय तक देश पर राज किया, लेकिन संगठनात्मक रूप से लगातार पिछले 20 साल से कमज़ोर होती जा रही है। उसका प्रभाव क्षेत्र घटता जा रहा है, आंतरिक लोकतंत्र कम होता जा रहा है, उसकी साख निरंतर प्रभावित हो रही है और अनुशासन भी, जो अपेक्षित अनुशासन होता है किसी भी राजनीतिक दल में, उसका भी सर्वथा अभाव इस पार्टी में हो गया है। और उसी का ये ताज़ा उदाहरण है कि अगर वैसे आप देखें तो अपनी पार्टी में किसे आपको मनोनीत करना, किसे नामांकित करना, निर्वाचित होकर कौन कैसे आए, ये आंतरिक मामला है। लेकिन चूँकि राजनीति का प्रभाव पूरे जीवन पर भी पड़ता ही है, इसीलिए आप और हम यहाँ पर आज इस विषय पर बात करने के लिए मौजूद हैं कि जो ये हुआ है कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के परिप्रेक्ष्य में, जिसकी नाराज़गी कांग्रेस के उन नेताओं में तो खास तौर पर दिखाई दे रही जिनको ये अपेक्षा थी कि उनके नाम आएंगे, लेकिन नहीं आ पाए। और परिवारवाद तो कांग्रेस का वैसा पुराना रोग हो गया है कि उससे वो धीरे धीरे दीमक की तरह इसकी जड़ों को खोखला कर रहा है। लेकिन कांग्रेस आज भी समझने को और सीखने को तैयार नहीं है। उसका असर कांग्रेस ये शिकायत करते हैं रावल साहब कि हमारे परिवारवाद को तो मीडिया बहुत उतारती है, लेकिन बीजेपी में भी तो परिवारवाद है। अब गोपाल भार्गव के भी बेटे आ रहे हैं, भेरूलाल पाटीदार की भी बेटी आ रही है, हर मंत्री का बेटा जो है वो राजनीति में भाग लेना चाहता है। जयंत मलैया के बेटे की विद्रोह के कारण उनको तो भारी होना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि भाजपा या दूसरी पार्टियों में परिवारवाद नहीं है। एक तो ये है कि बात हम यहाँ कांग्रेस की कर रहे हैं, और कांग्रेस को अगर अपना अंतःकरण साफ करना है, अपने अंदर उसको सफाई करके, और फिर अगर उसको तैयार करना है किसी संघर्ष के लिए, चुनाव के लिए, लोगों के बीच में जाने के लिए, तो उसको इस बात पर गौर करने की बजाय कि दूसरी पार्टियों में क्या हो रहा है, वो क्या आदर्श और क्या मूल्य स्थापित कर सकती है और कैसे जनता के बीच में ये संदेश दे सकती है
कि वो देश की एक ऐसी पार्टी है जिसमें शुचिता, आचरण की शुद्धता है, जो अनुशासन और लोकतंत्र का ध्यान रखती है और कैसे परिवारवाद से बचकर और काम कर सकती है, वो बात हो रही। तो उस दृष्टि से हम देखें तो कोई नया काम इस सूची में हुआ नहीं है। जिसकी जो मर्जी आई, मतलब जिसके हाथ में इस समय सत्ता होती है, सत्ता से मतलब संगठन का जो प्रमुख होता है, अभी तो कमलनाथ जी हैं। हाँ, तो वो जो जैसा चाहते हैं हाईकमान भी उसको समर्थन देता है और उन्हीं के नाम जो है सामने आ जाते हैं। जयेश, परिवारवाद तो एक मुद्दा है ही सही। पहले तो मैं इस पर टिप्पणी चाहूँगा आपकी कि जैसे दिग्विजय सिंह, जयवर्धन सिंह, प्रियव्रत सिंह और लक्ष्मण सिंह, बहुत क्लोज रिलेशन 4 लोग। कमलनाथ, नकुलनाथ, बहुत क्लोज रिलेशन, माता पिता पुत्र, कांतिलाल भूरिया, विक्रम भूरिया, अजय सिंह, राजेंद्र सिंह, मामा भांजे। तो पार्टी ने एक तो परिवारवाद को बढ़ावा दिया, और दूसरा एक बड़ा जो इसमें बात उभर के आ रही है कि बहुत बड़े सक्षम आदिवासी नेता जो हैं, अभी तो बात आदिवासी नेताओं की बहुत हो रही है, बीजेपी भी कर रही है, आप भी कर रहे हो, टंटा भील, टंटिया मामा, तमाम लोग। लेकिन मैंने कुछ नाम गिनाए, सुनील उइके, अशोक मस्कले, उमंग सिंगार, हीरालाल अलावा, पांचीलाल मेड़ा और भी, ये तमाम आदिवासी नेताओं के नाम उस सूची में नहीं है। तो दोनों सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। पहले एक टिप्पणी आपकी परिवारवाद पे चाहूँगा और दूसरी टिप्पणी चाहूँगा आदिवासी नेताओं की उपेक्षा पर। देखिए, अगर हम परिवारवाद की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम जैसे आपने नकुलनाथ जी का लिया, तो मैं आप ही से पूछता हूँ कि जब 2019 के चुनाव हो रहे थे तब मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कितने सांसद जीते? मात्र 1 सांसद, जो कि नकुलनाथ जी थे। अब मोदी लहर को इतने विपरीत धरा में भी अगर कांग्रेस की नैया पार लगाई तो वो नकुलनाथ थे। अगर उनका नाम एआईसीसी ने रिकमेंडेशन को उनका एक्सेप्ट किया है तो क्या वो गलत है? दूसरा जो आपने नाम लिया विक्रांत भूरिया का, तो क्या विक्रांत भूरिया का यदि उनको इंक्लूड किया है तो विक्रांत भूरिया ऐसा नहीं कि वो सिर्फ कांतिलाल भूरिया के बेटे हैं इसलिए उनका नाम इंक्लूड किया है। विक्रांत भूरिया वो नेता है जिन्हें कांग्रेस पार्टी के युवा संगठन, युवा कांग्रेस के ही नेताओं ने अपना नेता मान करके उनको अध्यक्ष बनाया और लगातार वह विपक्ष की आवाज बने हुए हैं। तो विक्रांत भूरिया को जो है डेलीगेट बनाया गया, इसमें मैं कुछ गलत नहीं समझता। तो फिर उमंग सिंगार को क्यों नहीं बनाया? हीरालाल अलावा को क्यों नहीं बनाया? विक्रम भूरिया की तरह वो भी तो आदिवासी। एक पल के लिए मान लेते हैं जो आप बोल रहे हैं कि उमंग सिंगार को डेलीगेट बना दिया जाता, तो फिर क्या होता? तो यही भारतीय जनता पार्टी जो है वह विधवा विलाप करती कि एक ऐसे व्यक्ति को आपने जो है सूची में शामिल कर दिया जिसके ऊपर अभी आपराधिक मुकदमे जो है गंभीर प्रवृत्ति के पेंडिंग है। तो ये तो एक ऐसा ढोल है जो इधर से भी बचता है और उधर से भी बचता है। तो ये तो राजनीति की बात है। तो मैं यही बोलता हूं कि सूची किसी भी प्रकार की हो, राजनीति करने वाले लोग राजनीति करेंगे, पर अगर मेरिट्स की बात की जाए तो मैं ये मानता हूं कि ऐसा एक भी नाम नहीं है जो कि गलत है और ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसको शामिल करना चाहिए था जिसका शामिल नहीं हुआ। और सचिन यादव क्यों नहीं? अगर विक्रांत भूरिया और कांतिलाल भूरिया आ सकते हैं तो अरुण यादव और सचिन यादव दोनों आ सकते थे। सचिन यादव तो विधायक भी हैं, पिछड़े भी, ओबीसी हैं। चूंकि अरुण यादव कमलनाथ का विरोध करते हैं, चूंकि अरुण यादव कमलनाथ को चुनौती देते हैं, इसलिए सचिन यादव नहीं आएंगे, लेकिन नकुलनाथ आ जाएंगे, विक्रांत आ जाएंगे। अगर इस बात को सही भी माना जाए तो ये प्रश्न ही गलत हो जाता है कि अगर अरुण यादव विरोध करते तो फिर अरुण यादव जी को बाहर करते ना और सचिन यादव जी को इंक्लूड करते। अरुण यादव बड़ा नाम है, बड़ा नाम है, एआईसीसी के पदाधिकारी रहे, वो सीधे राहुल से जुड़े हुए हैं, उससे ये एआईसीसी चीफ रहे। इस चीज को करेक्ट करना मेरे हिसाब से लाजमी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति, और मैं तो ये मानता भी नहीं हूं कि अरुण यादव जी कोई विरोध करते हैं। सबसे पहली बात मैं मेरा क्लैरिफिकेशन दे दूं, पर अगर मान भी लिया जाए जैसा कि आपका प्रश्न है, तो भी कोई पर्सनल ग्रजेस निकालने के लिए पॉलिटिक्स नहीं होती है। अभी चुनावी साल है, संगठन को भी पता है, कमलनाथ जी को भी पता है, अरुण यादव जी को भी पता है, सबको एकजुट होकर के ही मंच पर आना पड़ेगा, एकजुट होकर के ही चुनाव लड़ना पड़ेगा यदि सत्ता को पाना है, अन्यथा जो चल रहा है वो चलता रहेगा। रमणावाल साहब, ये आदिवासी की बात में फिर से इनके पास आऊँगा, लेकिन आप चूंकि आदिवासी बेल्ट से ही आते हैं, आप तो कुक्षी के मूल निवासी हैं और आपने मनावर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, सोंडवा की राजनीति को बहुत नज़दीक से देखा है और आज से नहीं 1970 से आप वहाँ की राजनीति को देख रहे हैं। हनी बघेल का नाम नहीं है, उमंग सिंगार का नाम नहीं, हीरालाल अलावा का नाम नहीं, जो मनावर कुक्षी के पास से आते हैं। तो इतने सारे, अब इस समय तो यही कहा जा रहा है कि अगली सरकार जो बनाएगा तो जिसने ट्राइबल सीटें जीत ली वो सरकार बनती, हमेशा से मध्य प्रदेश की राजनीति रही है। 30-35 ट्राइबल सीटें उन पर आपका जलवा है। तो ये हीरालाल अलावा जयस, जिसकी वजह से पिछली बार कांग्रेस की सरकार बनी, तो जयस के सबसे बड़े नेता की उपेक्षा,
क्या ये माना जाए कि हीरालाल अलावा की निष्ठा कुछ डाउटफुल है? उनकी ये बीच बीच में चर्चा उठती रहती है कि वो शायद बीजेपी में जा सकते हैं, बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं, जयेश बीजेपी की तरफ जा सकता है, इसलिए हीरालाल अलावा को दूर रखा गया? नहीं, हीरालाल अलावा के लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि दिग्विजय सिंह जी के भाई जो लक्ष्मण सिंह हैं, सांसद विधायक, उन्होंने तो कहा कि मेरी जगह इसको ले उन्होंने लो। भी कहा है कि मेरी जगह उनको ले लो। मेरी समझ में ये नहीं आया कि ये कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है और हीरालाल अलावा कांग्रेस के सदस्य नहीं है। नहीं, कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव जीते वो, कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव जीते वो। लेकिन जयेश का जिस तरह से उन्होंने अभी बीड़ा उठा रखा है और वो पार्टी के भीतर अपने आप को कांग्रेस का सदस्य मानते नहीं है, ऐसा उनका अभी तक का जो रवैया है वो इस तरह का है, तो शायद हो सकता है इसलिए भी उनकी उपेक्षा की गई हो, क्योंकि वो उनके अंदर कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं मध्य प्रदेश के, वो मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षा महसूस करते हैं कि अगर इन्हें आगे बढ़ाया तो हो सकता है कि हमारे लिए ये चुनौती साबित हो जाए। मुझे लगता है कि शायद उस वजह से भी उनका नाम नहीं, पर चले हीरालाल जी, हालांकि वो कांग्रेस विधायक दल के सदस्य हैं, कांग्रेस पार्टी में रहते हुए वो जयेश की बात करते रहते हैं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन पर हनी बघेल, सुरेंद्र सिंह बघेल जो हैं, ये उमंग सिंगार हैं, पांचीलाल मेड़ा हैं, ये तमाम लोग जो हैं, रामचंद्र दागी हैं, इन सबकी भी तो उपेक्षा हुई है। तो आप देखिए ना, आप 1956 से अभी तक का इतिहास देख लीजिए कि आदिवासियों को कब जो है हॉट सीट पे रखा कांग्रेस ने। शिवभानु सिंह सोलंकी, जिसको विधायक दल ने पूरी तरह से 1980 में अपना नेता चुन लिया गया था, लेकिन आला कमान के जो पर्यवेक्षक आए थे, कमलनाथ जी की भूमिका उसमें सबसे ज्यादा थी, कमलनाथ जी की भूमिका उसमें सबसे ज्यादा थी, जो है वो अर्जुन सिंह जी को मुख्यमंत्री बना दिया, नेता चुन लिया गया। तो आदिवासी तो हमेशा इस्तेमाल की चीज है। उन्होंने, कमलनाथ जी ने संजय गांधी को कह के और वो भी भिजवाया था कि अर्जुन सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो ये कांग्रेस में हमेशा से रहा है कि आप जो है इस्तेमाल करें, उपयोग करें, वोट बैंक तो माने, लेकिन जब मलाई खाने का मौका है या जब महत्वपूर्ण पदों को हथियाने का मौका है तो आप बहुत तरकीब के साथ में उन नामों को दरकिनार करके और खुद आगे हो जाते हैं। क्या कांग्रेस सिर्फ आदिवासियों को वोट बैंक मानती है? रमन रावल साहब कह रहे हैं कि वोट बैंक तो मानती है, लेकिन जब सत्ता का विकेंद्रीकरण की बात आती है तो आदिवासियों को तरकीब से अलग कर दिया जाता है। अभी मैंने बहुत सारे नाम आपको गिनाए, ये सब नाम नहीं है। आदिवासियों को यदि वास्तविक रूप से मूल निवासी यदि किसी पार्टी ने माना है और वास्तविक रूप से यदि उनको लाभ दिया है सरकारी योजनाओं का, तो वह कांग्रेस पार्टी है। इन्हीं आदिवासी भाई बहनों को कांग्रेस पार्टी ने पट्टे दिए थे, जिसके कारण आज वह अपना घर बना पाए, वहां पर सुख शांति से रह पाते हैं। यही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने इन आदिवासियों को अधिकार दिया था कि यदि कोई भी व्यक्ति अगर आपसे जोर जबरदस्ती से कोई भूमि आपसे खरीदने का प्रयास करता है तो आप सीधा आवेदन दीजिए कलेक्टर ऑफिस में, हम वो जो सेल डीड है हम वो उसको रद्द कर देंगे, और आज भी यह अधिकार कायम है। तो इस प्रकार के कई अधिकार जो हैं अनुसूचित जनजाति को कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं, परंतु वोट बैंक कौन मान रहा है वर्तमान में? कौन टंटिया मामा की मूर्ति स्थापित कर रहा है, कौन भील नृत्य कर रहा है, यह सबको दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी ने तो अधिकार दिए हैं। वो पैसा एक्ट भी लागू कर रहा है उन्होंने। मैं जयेश बाबू की बात से ना इत्तेफाक रखता हूँ और दो बातें खास तौर से मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा। एक तो आपने कहा कि पट्टे जो है उनको, जिस जमीन पर वो बसे हैं उनको रहने का अधिकार दिया, पट्टे दिए, मतलब आदिवासियों के वो हालात 60 साल में भी कांग्रेस नहीं पैदा कर पाई कि वो अपनी कमाई से जमीन खरीदने लायक बन जाए। मतलब उनकी दशा ये थी कि उनको पट्टे पर ही जीवन गुजारना है, छोटा सा एक मकान बनाने के लिए, एक झोपड़ी बनाने के लिए ज़मीन का टुकड़ा मिल जाए, वो आदिवासी के लिए बहुत बड़ी अनुकंपा है। दूसरी बात जो अभी आपने कही इसी के साथ में कि ज़मीन का मामला, कि वो उनकी ज़मीन कोई नहीं खरीद सकता। जयेश बाबू, गाँव में जाकर देखिए, आदिवासी इलाके में वो अपनी ज़मीन बेचना चाहता है, उसकी ज़मीन की व्यावसायिक कीमत अच्छी हो गई है, वो बेच नहीं सकता क्योंकि आदिवासी लेगा, आदिवासी की क्रय क्षमता नहीं है इतनी। अब मैं आपको बताता हूँ ना, अगर वो जो कानून है वो कानून सिर्फ ये नहीं है कि बेच भी नहीं सकता, अगर आपको बेचना है किसी अन्य कैटेगरी के आदमी को तो कलेक्टर की परमिशन से बिकती है, उसको वो जमीन दिलवाना पड़ेगी, वो जमीन दिलवाना पड़ती है उसको, उतनी जमीन। ये एक प्रोटेक्शन दिया हुआ है एक आदिवासी को, ताकि उनका कोई लेकिन रमन रावल साहब दूसरी बात कह रहे हैं। रमन रावल साहब कह रहे हैं कि आदिवासी की जमीन आदिवासी खरीदेगा, आदिवासी के पास परचेसिंग पावर नहीं है नहीं ना। और बनिया खरीद सकता है उसको 2000 के भाव में, लेकिन वो बनिया को बेच नहीं सकता, वो आदिवासी को बेचना पड़ेगा, आदिवासी कह रहा है मैं 400 में। इस कानून का नुकसान भी हो रहा है आदिवासियों को, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आप तो चूंकि कुक्षी बेल्ट से आते हैं, लेकिन रमन रावल साहब ये अगर हम बात करें कि चूंकि ये चुनाव तो बहुत कुछ आदिवासियों के नाम पर लड़ा जाएगा, बीजेपी ने तो लगभग अपने पत्ते खोल दिए हैं। जिस तरह से
ट्राइबल सीटों पे फोकस किया जा रहा है। और जैसा कि कह रहे हैं जयेश गुरनानी की, मुख्यमंत्री जी को तो 2-4-10 आदिवासी जहाँ दिखते हैं वो नाचना शुरू कर देते हैं। तो इस दौर में कमलनाथ जी ने क्या ये सदस्यों की सूची बनाते समय अपने अपने लोगों को ज़्यादा उपकृत किया है? क्योंकि ज़्यादातर आदिवासी जो नेता जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो सब दिग्विजय सिंह जी के समर्थक हैं। चाहे वो उमंग सिंगार को छोड़ दिया जाए तो हनी बघेल हैं, पांचीलाल मेड़ा हैं, अशोक मरकले हैं, सुनील उइके हैं, ये सब दिग्विजय सिंह जी के टीम के लोग माने जाते हैं। और दिग्विजय सिंह जी के भाई ने इसलिए ट्वीट करके कहा कि मेरी जगह हीरालाल जी को ले लो। देखिए, मैंने कहा कि जिसके हाथ में सत्ता की बागडोर रहती है, संगठन का जो प्रमुख होता है, वो अपने लोगों को हमेशा आगे बढ़ाने में लगा रहता है। और कांग्रेस का दुर्भाग्य ये है, इस देश के महत्वपूर्ण राजनीतिक दल होने के बावजूद भी, कि वो आंतरिक लोकतंत्र की बात तो करती है लेकिन योग्य लोगों को आगे लाने में हमेशा परहेज करती है। वो इस बात को समझ ही नहीं पाती है कि संगठन की मजबूती योग्य लोगों को साथ में जोड़ने से होगी, सिर्फ जो आपकी जी हजूरी करते हैं उनको साथ में लाने से नहीं होगी। ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, और इस कमजोरी को कांग्रेस जिस दिन दूर कर देगी उस दिन आप देखिए कि राजनीतिक परिदृश्य बदलने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपको लगता है कि कांग्रेस का बस ये एक गुटबाजी अगर समाप्त हो जाए तो कांग्रेस गुटबाजी बहुत बड़ी कमी है, उस वजह से संगठन मजबूत नहीं हो पाता है और उसका संदेश बाहर उस तरीके से नहीं जा पाता जिससे जनता प्रभावित हो। ये छोटी बात नहीं है। जयेश, क्या कांग्रेस में छोटे भाई बड़े भाई की लड़ाई है? दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ जी, क्या गुटबाजी है? क्योंकि जिस तरीके से अभी दिग्विजय सिंह जी ने पंगत में संघर्ष शुरू कर दी, लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया, हर विधानसभा में दौरे कर रहे हैं। कांग्रेस का कोई ऑफिशियल कार्यक्रम नहीं है ये, कमलनाथ जी की तरफ से कोई घोषित कार्यक्रम नहीं है, या प्रदेश कांग्रेस की तरफ घोषित कार्यक्रम नहीं है, लेकिन उनका अपना एजेंडा है दिग्विजय सिंह जी का। उसी नर्मदा परिक्रमा की यात्रा की तरह वो निकलने लगे। जो सूची आई है 99 लोगों की, अगर आप इसमें देखें तो ज़्यादातर लोग सूची में कमलनाथ जी का दबदबा है, ज़्यादातर वो लोग हैं जो कमलनाथ जी के लोग हैं, और दिग्विजय सिंह जी के लोगों की कहीं ना कहीं उपेक्षा हुई है। तो अरुण यादव का तो मैंने एक उदाहरण ही दिया, अरुण यादव के भाई की उपेक्षा हुई। तो क्या कांग्रेस, जैसा कि रमन रावल साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस की सबसे बड़ी परेशानी उसकी अपनी गुटबाजी है, अगर वो दूर कर देगी तो राजनीतिक परिदृश्य बदल जाएगा, ये भविष्यवाणी है वरिष्ठ पत्रकार की। आप मानते हैं कि गुटबाजी आपकी पार्टी की बहुत बड़ी समस्या बन गई? गुटबाजी लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई गुटबाजी है। मैं इसे एक हेल्दी कंपटीशन मानता हूँ। हर फील्ड में कंपटीशन होती है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते, चाहे राजनीति हो या अन्य कोई भी फील्ड हो। परंतु एक कंपटीशन अगर हेल्दी है तो उससे आपको परहेज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और अगर क्या हेल्दी है वास्तव में कांग्रेस में कंपटीशन? बिल्कुल हेल्दी। अगर आपके कॉम्पिटिटर ही नहीं होंगे तो आप अपने आप को कंपेयर किससे करेंगे? मेरा तो ये मानना है। अच्छा, ये बताएं जयेश बाबू कि इंदौर कांग्रेस शहर का अध्यक्ष घोषित किया जाता है, खंडवा बुरहानपुर के अध्यक्ष घोषित किए जाते हैं और फिर विड्रॉ कर लिया जाता है। क्या ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के तहत हुआ है? मैं आपको गुटबाजी के अलावा है क्या? इंदौर जैसा शहर जो प्रमुख शहर है अध्यक्ष प्रदेश का, मैं सर अध्यक्ष विहीन है। जयेश का जवाब सुन लेते। मैं सर आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि अपन 1 साल पहले चलते हैं। 1 साल पहले की यदि बात करें तो नगर अध्यक्ष गौरव रंधीवे नियुक्त हुए थे। तब स्वर्गीय उमेश शर्मा जी के क्या स्टेटमेंट आए थे? आप खुद बता दीजिए। तो अब आप क्या इसको गुटबाजी कहेंगे? क्या आप सिर्फ कांग्रेस में गुटबाजी ढूंढेंगे? गुटबाजी कंपटीशन का एक पार्ट है और कंपटीशन हर जगह होती है, परंतु एक दूसरे की टांग खींचना, ये इसको भाजपा का घर ढहरा है, उसका घर कमजोर है, उसकी ईंटें खसक रही है, ये आपकी चिंता क्यों होना चाहिए? कांग्रेस का घर कैसे मजबूत बने, इस पर क्यों ध्यान नहीं है आपका? बहुत इतना स्पष्ट उदाहरण है इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष का। अब आप इसको जो है वो आंतरिक लोकतंत्र या प्रतिस्पर्धा का नाम देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस इसी तरह से अगर अपना रवैया बरकरार रखती है कम से कम तो अच्छा, आज आप जो प्रतिस्पर्धा कह रहे हैं, कंपटीशन कह रहे हैं, मैं गुटबाजी कह रहा हूं, तो क्या ये प्रतिस्पर्धा कांग्रेस को लाभ कहां पहुंचा रही है? ये तो नुकसान पहुंचा रही है। एक इंदौर जैसे शहर में 5 लोग हैं जो शहर अध्यक्ष बनना चाहते हैं, 5 लोग कॉम्पिटेंट हैं। जब एक बनेगा, जब कमलनाथ जी ने एक को बना दिया तो उन 4 ने पुतले जलाए, ये स्वस्थ कंपटीशन है?
ये उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है, और उन लोगों ने जलाया, ये एक आक्षेप लेना एक मेरे हिसाब से गलत होगा। किसने जलाया, क्या करा? विनय बाकलीवाल के समर्थकों ने जलाया। विनय बाकलीवाल के समर्थकों ने जलाया, और वो उनके समर्थक है नहीं है, किसके कहने पर जलाया, वो एक चिंतन और मंथन का विषय जो कमलनाथ जी विनय बाकलीवाल पे नाराज भी हुए। विनय बाकलीवाल खुद भोपाल पहुंचे, अपने समर्थकों को लेकर दिल्ली गए खुद। नहीं, वो कमलनाथ जी ने उन पर नाराजगी भी जाहिर करी, उनको बहुत डपटा, उनके बंगले में मिले नहीं, ये तो सबको मालूम है। ये सब ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं है, ये गुटबाजी है। और मैं रमन रावल साहब जो कह रहे हैं अपने अनुभव से, वो यही कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर गुटबाजी से बाहर आ जाए तो राजनीतिक परिदृश्य बदल सकता है। आप देखिए कितनी संभावना है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो कोई 4-5 लोगों का कोई संगठन नहीं है कि एकदम से सारी चीजें खत्म हो। थोड़ी बहुत कमियां हर जगह होती है, और मेरा यही मानना है कि गुटबाजी से भारतीय जनता पार्टी या अन्य कोई भी राजनीतिक पार्टी अछूती नहीं है। तो इस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो जो प्रयास किए जाने चाहिए वो हमें करने चाहिए। मैं उससे उतना मैं सहमत हूं बिल्कुल। और अगर इन 99 लोगों की अगर आप लिस्ट भी देखेंगे तो यह भी इस चीज की परिचायक है। आप देखेंगे किसी एक विशेष गुट को समर्थन नहीं मिला। अगर जैसे आपने आदिवासी की बात कही, तो अगर एक विशेष गुट को समर्थन देना होता, सिर्फ कमलनाथ जी के गुट को समर्थन देना होता, तो फिर विक्रांत भूरिया का नाम भी नहीं होता, कांतिलाल भूरिया जी का भी नाम भी नहीं होता। तो ऐसी चीजें भी हुई हैं। मतलब हम ये नहीं कहना चाहिए, कॉम्पिटेंट लोगों को जगह मिली है। और फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि कुछ अगर नाम छूट भी गए हो तो इस सूची का विस्तार हो सकता है। कोई नहीं, क्या विस्तार होगा? अब 2 दिन बाद तो रायपुर का अधिवेशन ही और एआईसीसी कमेटी में सूची चलेगी। रमन रावल साहब इसको किस तरीके से लेते हैं आप? देखिए, लक्ष्मण सिंह जी कांग्रेस में, लेकिन वो हमेशा आईना दिखाते रहते हैं। जब राहुल गांधी की यात्रा निकल रही थी तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा का कोई राजनीतिक लाभ मध्य प्रदेश में नहीं होने वाला, 54 सीटें भी हमको नहीं मिलेंगी, 54 सीट ज़्यादा हमको नहीं मिलेंगी, हमारी हालत खराब है। और राहुल जी जिस यात्रा से निकल रहे हैं वहाँ के लोग भी हार रहे हैं, कई पूर्व मंत्री हार रहे हैं, कई विधायक हार रहे हैं, ये उन्होंने कहा। अब उन्होंने अभी फिर लक्ष्मण सिंह जी ने, पार्टी के अंदर है, वरिष्ठ नेता है, 5 बार सांसद रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं, उन्होंने फिर कह दिया कि भाई मुझे मत भेजो, हीरेलाल को भेज दो। तो है पार्टी के अंदर, लेकिन जिस तरह का वो रोल प्ले कर रहे हैं उसको आप किस तरह से लेते हैं? मुझे लगता है प्रतीक बाबू, आप उनके रवैये पर अगर गौर करें लक्ष्मण सिंह के, तो बहुत कम मौक़ों पर वो बोलते हैं। आमतौर पर उनका कभी कोई वक्तव्य कोई सामने आती नहीं है बात। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनसे बुलवाया जा रहा है। कौन बुलवा रहा है? आप कहें तो नाम भी ले लूं, आप कहें तो कोई इसकी जरूरत भी नहीं है। ये प्रश्न क्या दिग्विजय सिंह जी बुलवा रहे हैं कि क्या भाजपा बुलवा रही है? क्योंकि खास मौकों पर ही उनकी प्रतिक्रिया क्यों आती है? बाकी दिनों में भी तो कांग्रेस के सामने 10 मुश्किलें हैं और 10 संभावनाएं, उन पर कभी बात नहीं करते वो। ऐसे खास मौके जब किसी की ओर से कोई विरोध प्रदर्शन किया जाना हो, तब लक्ष्मण सिंह का एक बयान आ जाएगा, बहुत स्ट्रेटेजिकली। हाँ, तो क्या ये फिर से क्या लक्ष्मण सिंह जी के बयान में कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी की सहमति गुटबाजी की पराकाष्ठा? क्योंकि आप दिग्विजय सिंह जी की नजदीकी रहे, इसलिए मैं पूछना, मैंने कहा ना कि ये जो है वो गाइडेड मिसाइल की तरह काम करते हैं लक्ष्मण सिंह। अगर वो खुद के विवेक से करें, या ऐसा नहीं है कि वो राजनीति नहीं समझते, बल्कि समझते हैं, इसीलिए खास मौक़ों पर टिप्पणी करते हैं। नहीं तो वो आमतौर पर भी कांग्रेस के लिए मैदान पकड़ना हो, कांग्रेस के लिए आंदोलन करना हो, कांग्रेस के लिए कोई बात कहना हो, भाजपा या किसी दूसरे दल को निशाने पर लेना हो, कभी आपने नहीं देखा होगा लक्ष्मण सिंह को इस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त करते। ये गुटबाजी नहीं है तो क्या है? और ये गुटबाजी सबसे बड़ी समस्या बन गई है। हालांकि कांग्रेस के अधिवेशन होना है, राहुल गांधी जी चाहते हैं कि CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जिसको हम कांग्रेस कार्य समिति बोलते हैं, जो सर्वोच्च बॉडी होती है कांग्रेस की, जो उम्मीदवारों का नाम तय करती है, मुख्यमंत्री का नाम तय करती है, राहुल गांधी चाहते हैं कि उसके चुनाव होना चाहिए प्रजातांत्रिक तरीके से। और खड़गे साहब और दूसरी टीम जो चाहती है, वो चाहती है कि चुनाव से अलगाव बढ़ेगा, नॉमिनेट कर दी जाएं। अब देखिए रायपुर में क्या होता है, चुनाव होते हैं या नॉमिनेशन होता है। लेकिन मध्य प्रदेश से जो 99 नाम गए हैं, उसको लेकर मध्य प्रदेश की कांग्रेस में सब कुछ अच्छा नहीं है। वक्त है अभी 8-9 महीने का, कांग्रेस को समझना चाहिए। रमन रावल साहब बहुत साफ तौर पे कह रहे हैं कि परिदृश्य अगर बदलना है तो कांग्रेस को अपनी निजी कमजोरियों पर, जो कमजोरियां नासूर बनती जा रही हैं, जो बीमारियां, उनको काबू पाना होगा, उनको दूर करना होगा। हालांकि ये बात सही है कि जब भी कांग्रेस को इस तरह का आईना दिखाने की कोशिश की जाती है, कांग्रेस बहुत सारी बीजेपी की खामियां लेकर सामने आ जाती है कि साहब सिर्फ गुटबाजी हमारे ही तो नहीं है, आपको कल्याण सिंह का बेटा राजू सिंह क्यों नहीं दिखता। लेकिन सवाल ये है कि आप अपना घर मजबूत करें, दूसरे की घर की बीमारियां या दूसरों के पाप गिनाने से अपने पाप कम नहीं हो जाते। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।